स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग कैम चैप्टर 1 का सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। कैम लिखा हुआ है सिविल अकाउंट मैनुअल, हम लोग इसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और ये सेकेंड वीडियो है। कल हम लोगों ने जो देखा था उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, देखिए हम लोगों ने कल देखा था डिपार्टमेंटलाइजेशन अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इस डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हमने जो मेन फोकस देखा था वो था कि यूनियन गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो पहले 1976 से पहले, यानी कि उसमें भी डेट था 1/4/1976, उससे पहले टीएजी के पास में था, ठीक है। अब इसका सीजीए के पास दे दिया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, और ये हर एक डिपार्टमेंट में किया गया है। इसको समझने के लिए आपको ऐसा समझना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट जो होता है वो दो विंग में बेसिकली बटा हुआ है। एक है टेक्निकल और एक है अकाउंट। इसके दूसरे बहुत सारे विंग भी होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग के हिसाब से देखेंगे। टेक्निकल विंग का जो हेड होता है ना वो कोई आईएएस होता है जो प्रमोट होकर के सेक्रेटरी बनता है, ठीक है। आईएएस प्रमोट होकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके बाद में मैं एकदम हायरार्की नहीं लिख रहा हूँ, डिप्यूटी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी, ठीक है। और अकाउंट्स ब्रांच में जो होता है ना, इसी डिपार्टमेंट का देख लीजिए, इस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स ब्रांच में सीजीए नहीं होता है। सीजीए के द्वारा नियुक्त किया गया एक एफए होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन ये अकाउंट्स ब्रांच में नहीं होता है। एफए यहाँ होता है सेक्रेटरी के ठीक नीचे, ये सीजीए का आदमी, ठीक है। और अकाउंट्स ब्रांच में फिर एफए के सुपरविजन ऑफ एफए, फाइनेंशियल एडवाइजर में प्रिंसिपल सीसीए, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, सीसीए कंट्रोलर, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, सीए, ठीक है। इनको अकाउंट्स ब्रांच का हेड कहा जाता है, हेड ऑफ। अभी सब आप लोग को पारा में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हायरार्की ऐसे समझना है। एफए जो है वो सीजीए का आदमी है, लेकिन ये दरअसल अकाउंट्स ब्रांच में नहीं होता, ये टेक्निकल ब्रांच में होता है, सेक्रेटरी के नीचे। और कल मैंने सेक्रेटरी के बारे में बताया था कि इसको चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कहा जाता है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने क्लियर करने के लिए कहा था कि वर्ड अथॉरिटी जहां भी आएगा वहां पे आप उसको अपने टेक्निकल ब्रांच का हेड मानिएगा। सीपीडब्ल्यूए के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें फिर हम ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं टेक्निकल और अकाउंट। और टेक्निकल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है ना, और यहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जब अकाउंटिंग अथॉरिटी चीफ लग गया तो चीफ का मतलब हो गया अकाउंटिंग अथॉरिटी का हेड। लेकिन अगर अकाउंटिंग अथॉरिटी इन डिवीजन की बात की जाए तो कौन होगा? जैसे टेक्निकल ब्रांच का हेड सेक्रेटरी होता है, यहाँ टेक्निकल ब्रांच का हेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, और इसी को भी अकाउंटिंग अथॉरिटी कहा जाएगा। तो वर्ड अथॉरिटी जहां भी मिले उसको अकाउंट्स ब्रांच का हेड कभी मत मानिएगा, वो हमेशा टेक्निकल ब्रांच का हेड होगा। बेसिकली टेक्निकल ब्रांच ही होता है जो कि सबसे ऊपर होता है, अकाउंट ब्रांच से भी ऊपर। इसकी सलाह के लिए एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त करता है, कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और फाइनेंशियल एडवाइजर के सुपरविजन में ये पूरा अकाउंट ब्रांच काम करता है। इसमें से हेड ऑफ द अकाउंट ब्रांच जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, हेड ऑफ द अकाउंट ब्रांच फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ये है प्रिंसिपल सीसीए और सीए। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर के सुपरविजन में ये सब काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना बोलिए आप लोग। यस सर, यस सर। हाँ सर। है ना? वीना चलिए, वीना जी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, मैसेज करो।
वीना जी ज्वाइन नहीं हो कौन? पाएंगे, मैसेज कर रही है। वीना जी वीना गलत कुमारी। लिंक पे ज्वाइन करती हैं तो कहाँ से ज्वाइन हो पाएंगी? कल जब उनको कहा गया है कि आप पहले ज्वाइन कीजिए, अगर उनको कहा गया पहले ज्वाइन कीजिए, तो वीना अगर ऐड में ऐड होने का सवाल ही नहीं है। उस वाले लिंक को सुनिए, जो ये वाला लिंक है ना PC8 वाला, ठीक है, उसको उसमें शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद में उनको कहिए कि वो ऐड हो। ठीक है। जो PC8 वाला लिंक है वो टीचमेंट वाला है ना लिंक, उनको शेयर कीजिए। हेलो, हाँ सर मैं कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। जैसे जब वो आएंगे वहाँ ना, तो उनको कहिएगा कि वो हमसे बात कर लें, मतलब बात नहीं कर सकेंगे, वो मैसेज करें फिर से। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग कल हमने 1.1 खत्म किया था, आज हम 1.2 देखेंगे। और आप यकीन मानिए 1.2 की आधी बात मैंने बता दी है। 1.2 में उसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी एक बार कोई आदमी 1.2.1 पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट, पढ़िए। हेलो, हेलो, पढ़िए। एक मिनट सर। चलिए, the scheme of departmentalization of accounts provides for secretary of the ministry of the department concerned to be the chief accounting authority। तो मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ इसमें कि सेक्रेटरी जो है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं 1.2, और 1.2 में ए क्या है कि जो सेक्रेटरी है वो क्या है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, बी लिखता है द फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क और ऑन बिहाफ ऑफ चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी अंडर द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन अकाउंट। ना देखिए, ही डिस्चार्ज हिज फंक्शन थ्रू एंड विद द असिस्टेंट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ऑन दीज मैटर्स। तो वो क्या करता है, FA असिस्ट करता है। FA किसको करता है, सेक्रेटरी को असिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल CCA भी असिस्ट करते हैं, CCA भी असिस्ट करते हैं और CA भी, इसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। FA सबसे लीड है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ में 1.2.1 में ये लिखा हुआ है। 1.2.2 के ठीक ऊपर द प्रिंसिपल CA एट द केस में बी इज द हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लिखता है कि प्रिंसिपल CCA और CA ये है इक्वल टू हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां मिल गया आपको। डी में क्या लिखता है, उसी के नीचे इन द सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। और ये जो है हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को HOAO कर देते हैं, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है अंडर सुपरविजन। तो मैंने आपको बताया कि मैंने सब आपको ऑफ FA फाइनेंशियल एडवाइजर के सुपरविजन में ये काम करता है, ठीक है। आगे क्या लिखता है, फाइनेंशियल एडवाइजर काम क्या क्या करते हैं। तो FA का काम क्या क्या करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ FA और FA के काम। तो FA के काम क्या है, इसमें लिखा हुआ है द FA FA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। तो FA रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंपाइलेशन के लिए, ठीक है, एंड कंसोलिडेशन के लिए। अकाउंट मतलब किसका, पूरे डिपार्टमेंट का, ठीक है। और वो आ गया किसकी रिस्पॉन्सिबल है, टाइमली रेंडिशन टू CGA। FA रिस्पॉन्सिबल है टाइमली रेंडिशन
ऑफ अकाउंट टू सीजीए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? अगला है कि वो एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है जो कि साइंड होगा चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो यहां पे ये है एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन साइंड बाय सेक्रेटरी, जो कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है। ये CAA है, यहाँ CCA है, दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, ये कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है, ये चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है? ऐसे साइन कौन करता है? CAA यानी कि सेक्रेटरी, है ना। आगे ऐसे प्रिपेयर करता है बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। प्रिपेयर बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, ये सब आपका FA का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ FA, मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइजर। यहां तक पिक्चर क्लियर है आप लोगों का? हाँ या ना बताइए। हाँ सर। है ना। अब इसी को जब 1.2.2 देखेंगे तो यही सब चीज रिपीट किया गया है। इसमें से कुछ 2-4 चीजें ही ऐड की गई हैं, इसलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं। आप कोई 1.2.2 पढ़िए, शुरू कीजिए, हम इसको ऊपर से मिटाते हैं। ये 4 चीज हम कंटिन्यू रखेंगे और आप देखेंगे कि 1.2.2 में ये सब चीज रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एक आदमी 1.2.2 पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़िए पढ़िए। The financial advisor, public principal CCA or CCA or CA हाँ is responsible for the following main items of work under the scheme of departmentalization performed for and on behalf of the chief accounting authority. Number A, तो उसमें arranging देखिए, all payments. हाँ वही बस, अरेंजिंग ऑल पेमेंट थ्रू द पाव। ठीक है, हाँ पढ़िए पढ़िए। Yes, sir. Arranging पढ़िए all ना, पढ़िए। payments through the PAO, principal accounts officers, and the drawing and disbursing officers, wherever they are authorized to make certain types of payments within bracket detailed procedure given in chapter 3. Any addition to the list of check drawing videos include. बस रुक जाइए, ज्यादा पढ़ जाइएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। इसमें लिख रहा है कि अरेंजिंग ऑल पेमेंट थ्रू पाव, लिख रहा है ना, और इसके नीचे रेफरेंस दिया हुआ है कि चैप्टर 3 में कुछ बात लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि ये फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रिंसिपल CCA और CA का ये फंक्शन है, लेकिन अरेंजिंग ऑल पेमेंट थ्रू पाव का जब आप चैप्टर 3 में जाइएगा तो कोई भी आदमी चैप्टर 3 खोलना चाहे तो पेज नंबर 63 है, उसको खोलिए चैप्टर 3 को, एक बार खोल लीजिए और 3.1.1 का पहला ही लाइन पढ़िए, तब आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। 3.1.1 का पहला लाइन, इसको यहां से जानने के लिए पढ़िए 3.1.1। हाँ पढ़िए। As a general rule, all payments in the departmentalized system of accounting are to be made only by the PA and accounts offices of the ministry department after proper pre-check. However, एक लाइन और पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़िए। However, as a partial exception to this rule, the Controller General of Accounts may delegate powers to draw funds to the drawing and disbursing officers of offices which are not located at the same station. बस अब रुक जाइए। इसका मतलब आपने क्या देखा 3.1.1 में कि जनरल रूल ये है कि कोई भी मनी ड्रॉ डिस्बर्स कौन करेगा? पाओ। एक्सेप्शनल केस में DDO को पावर दिया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि पाओ ऊपर है ना, उसके नीचे DDO है। ठीक है, और जनरल रूल में यही डिस्बर्स करेगा, ड्रॉ एंड डिस्बर्स यही करेगा, समझे? पाओ करेगा। एक्सेप्शनल में ये करेगा, एक्सेप्शनल केस। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। बोलिए, है ना। अब आप जब आप आइएगा ना 1.2.2 में, तब देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आ जाइए 1.2.2 में। ठीक है, फिर से लिखता है ए, अरेंजिंग ऑल पेमेंट थ्रू पाओ।
है ना, अरेंजिंग ऑल पेमेंट थ्रू पाओ, क्योंकि पाओ ही करेगा और इसी में आगे लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनल केस में डीडीओ करेगा, ठीक है। एंड द ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर वेयर एवर दे आर ऑथराइज्ड टू मेक सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट, समझे, पाओ तो करेगा ही करेगा, डीडीओ भी करेगा, वेयर दे आर ऑथराइज्ड टू मेक सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट। क्लियर हुआ लाइन, हाँ कि ना, हाँ सर। है ना, क्लियर हुआ ना। मतलब कि आमतौर पे डीडीओ पेमेंट नहीं करता है, कभी कभी जब उसको ऑथराइज किया जाता है तब वो पेमेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे, एनी एडिशन इन द लिस्ट ऑफ चेक ड्राइंग डीडीओ इंक्लूडिंग इन द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट लाइसेंस स्कीम ऑफ अकाउंट इन अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज हाउएवर रिक्वायर्ड टू हैव अ स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ सीजीए, ठीक है। इसके बारे में भी चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, हम उसको बाद में दिखाएंगे। बी है कंपाइलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन एंड कंसोलिडेशन हमने पहले लिखा है, हाँ या ना। हाँ सर। प्रिपेरेशन ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, देखिए प्रिपेरेशन ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट लिखा है कि नहीं, हाँ सर। है ना। इसमें आगे एक लाइन जो लिखता है सी में, वो लिखता है कि फॉर द डिमांड ऑफ ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट गेटिंग देम ड्यूली ऑडिटेड एंड सबमिटेड टू सीजीए। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंड बाय सेक्रेटरी लेकिन ड्यूली ऑडिटेड एंड सबमिटेड टू सीजीए होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिपेयर बजट एंड एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा करके हम यहाँ लिख देते हैं क्या कि ड्यूली ऑडिटेड, ठीक है, एंड सबमिटेड टू सीजीए एंड सबमिटेड टू सीजीए। क्लियर है। हाँ सर। अब हम इसका यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं और फिर 5 लिखेंगे। अगला लाइन पढ़िए, अरेंजिंग इंटरनल इंस्पेक्शन, है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इंटरनल इंस्पेक्शन अरेंज करता है, ध्यान से देखिएगा, इंस्पेक्शन अरेंज करता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज करने का मतलब ये है कि ऐसे खुद जाके इंस्पेक्शन नहीं करता है, समझे, जैसे डीएजी आपके खुद जाकर के ऑडिट नहीं करते हैं, सीनियर एओ डबल एओ को भेजते हैं, उसी तरीके से ऐसे इंटरनल इंस्पेक्शन करने के लिए खुद नहीं जाते हैं, ये अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो गया। 1.2.3 में हम आते हैं, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस विल फंक्शन अंडर प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। इसको पढ़िए, कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में बतलाया था, आज हम इसको डिटेल कर देंगे, ठीक है। पढ़िए कोई भी 1.2.3 पढ़िए। A principal accounts office will function under a principal accounts officer within bracket principal CCA or CA of the ministry or department concerned, which shall be responsible for number A, consolidation of the। अब रुक जाइए Okay. अब रुक जाइए। कल हमने बताया था आपको कि आपका 2 चक्कर अक्सर लगता है, वो है प्रिंसिपल एओ और पीएओ, है ना। तो प्रिंसिपल एओ का मतलब ये प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस और पीएओ का मतलब हो गया पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, ठीक है, या ऑफिसर जो कहिए। प्रिंसिपल एओ के बारे में बात किया जाएगा तो वो हो जाएंगे प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए। इसके बारे में जब बात किया जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके अकाउंट्स ऑफिसर सीनियर। अब देखिए एजी से हम लोग कंपेयर करते हैं, प्रिंसिपल सीसीए की जगह हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि इनका कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि तो एजी साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप सीजीए का सीएजी से कंपैरिजन मत किया कीजिए, लेकिन केवल समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सीसीए की जगह हम समझने के लिए प्रिंसिपल एजी लिख देते हैं, यहाँ सीसीए की जगह हम लिख देते हैं एजी और सीए की जगह लिख देते हैं डीएजी। सीनियर डीएजी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस रैंक के लोग हैं, इनका पूरा जो सेटअप है ना, पूरा सेटअप एक ही चैम्बर, एक ही ऑफिस में होता है, चैम्बर अलग अलग होता है, ये प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर कहलाते हैं, ये वाला, ठीक है। और पेन अकाउंट्स ऑफिसर आपको पता है कि कोई सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर रैंक के अधिकारी होते हैं, ये होता है ना, आप लोग जानते हैं ना। हेलो, हाँ सर। हाँ, इसीलिए जब प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर की बात की जाएगी तो कोई एक अधिकारी नहीं है कि प्रिंसिपल सीसीए है कि सीसीए है कि सीए है, इस पूरे सेटअप को कहा गया प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस की, यानी कि सीसीए सीए इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तब हम लोगों को इनका फंक्शन देखना होगा।
तो देखिए पिछले वाले में हमने 1.2.2 में जो जो पढ़ा था मोटा मोटी वही है, कुछ अंतर है। वो जो अंतर है इसमें वही आपको देखना है। कौन सा ऐसा काम है जो ऐसे तो करते हैं, सॉरी सीसीए करते हैं, लेकिन ऐसे कोई उसके उनके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे ए 1.2.3 में ए लिखा हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। तो ये वाला तो पहले में भी हमने देख लिया था, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट हमने पहले देखा कि नहीं देखा, है या ना? हाँ सर, हाँ सर। है ना। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी हमने देखा, पहले से था, है ना। अप्रोप्रिएशन हाँ सर। ऑफ अकाउंट, है ना, ये भी था। अब तीसरा देखिए पेमेंट ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ये नया है, ये वाला अलग है। तो इसका अरेंजमेंट कौन करता है? प्रिंसिपल सीसीए यानी कि प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस करता है ना। तो ये क्या है? पेमेंट ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स, ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स, ठीक है, टू स्टेट गवर्नमेंट। ये अलग है, एकदम नया, जो हमने पहले नहीं देखा है। डी क्या है? प्रिपेरेशन ऑफ मैनुअल। आप लोग जो मैनुअल पढ़ते हैं ना, ये कैम क्या है? ये कैम है सिविल अकाउंट्स मैनुअल। इसका प्रिपेरेशन करने का काम भी उन्हीं का है, और सिविल अकाउंट मैनुअल, है ना। इस तरह से बहुत सारे मैनुअल बनते हैं, इनको प्रिपेयर करने का काम भी इन्हीं का है, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल, ठीक है। ये भी नया है ना। अगला क्या है? रेंडिशन ऑफ टेक्निकल एडवाइस टू पाओ, इसी में लिखा हुआ है, रेंडिशन टू टेक्निकल एडवाइस टू पाओ, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसी में? इसी पॉइंट में लिखा हुआ है लाइजनिंग विद सीजी ऑफिस, नेसेसरी लाइजनिंग। लाइजनिंग का स्पेलिंग क्या भाई? LAIAI SON है, हाँ, LIAISON विद CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। ABCDEF, ये सब नया है। और जी के बारे में देख लें। जी में क्या है भाई? जी में मेंटेनिंग अप्रोप्रिएशन ऑडिट रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑडिट रजिस्टर, इसके बारे में मैं बताऊंगा, इससे पहले आप पढ़िए क्या है अप्रोप्रिएशन ऑडिट रजिस्टर। पढ़िए जरा, पढ़िए। Maintaining appropriation audit registers for the ministry department as a whole, in order to watch the progress of expenditure under the various grants operated on by the ministry or department. Yes. क्या वॉच करने के लिए? वॉचिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट ग्रांट। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये अप्रोप्रिएशन ऑडिट रजिस्टर, एकदम नया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहीं एमसीक्यू में पूछ देगा ना, तो आप लोग बगले मत झांकने लग जाइएगा। ये ऐसा देखने में लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो आई होप 1.2.3 पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, हुआ ना? हाँ सर। चलिए 1.2.4 पढ़िए। 1.2.4 पढ़िए। Pay and accounts officers, and in certain cases, the departmental drawing and disbursing officers, BDOs, so authorized to draw funds, will make payment pertaining to respective ministries or departments by means of checks drawn on the offices or branches of the particular bank that may be accredited for handling the receipts and payments of the ministry or department. ठीक है, अब रुक जाइए। इसमें क्या कहने का कोशिश कर रहा है
कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग में जितना भी रिसीट एंड डिसबर्समेंट का काम होता है सब बैंक के माध्यम से होता है, ट्रेजरी के माध्यम से नहीं होता है। बैंक में सीधे सीधे आरबीआई इन्वॉल्व है, या आरबीआई के माध्यम से जिस बैंक को ऑथराइज किया गया है वो एनेक्सर 2 में दिया गया है। वो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1.4.1 में। ठीक है, एक बार आप लोग 1.4.1 पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए एक बार 1.4.1 पढ़िए। Under the departmentalized accounting system, the receipts and payments of each ministry or department of the government of India are handled by the RBI or the public or private sector bank nominated by the particular ministry or department by the RBI on the advice of the CGA in accordance with the memorandum of instructions reproduced in Appendix 2 and subsequent orders in this regard. Also, whenever ठीक है, बस ज्यादा नहीं, बस रुक जाइए। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग में जितना भी रिसीट एंड पेमेंट है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट है जितना भी किसी भी मिनिस्ट्री का, ठीक है, वो या तो खुद आरबीआई कर रहा है, आर हैंडल्ड बाय आरबीआई, है ना। अब कहेंगे कि आरबीआई खुद तो नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पावर आरबीआई के पास है, ठीक है, और आरबीआई ही एडवाइस करता है, एक्चुअल में सीजी एडवाइस करता है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को, ठीक है, और द प्राइवेट सेक्टर बैंक नॉमिनेटेड फॉर द पार्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बाय आरबीआई, या आरबीआई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, नॉमिनेट एनी बैंक, प्राइवेट भी है ना, प्राइवेट को भी नॉमिनेट कर सकता है भाई, पब्लिक सेक्टर को भी, ठीक है, तो नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई नॉमिनेट एनी बैंक, ठीक है, टू हैंडल, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, यहां पे लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिप्रोड्यूस्ड इन अपेंडिक्स 2, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ सीजीए। तो आरबीआई अपने नॉमिनेट नहीं करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ सीजीए, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये रिप्रोड्यूस्ड इन अपेंडिक्स 2 है, ठीक है ना, मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका फील्ड ये है। हम लोग क्या देख रहे हैं? 1.4.1 देख रहे हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और वो अपेंडिक्स 2 में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो एमसीक्यू के हिसाब से आपको पूछा जाएगा, और आप लोग इसको कंफ्यूज करके गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या गलती कर सकते हैं भाई कि नॉमिनेट कौन करेगा, सीजीए करेगा कि मिनिस्ट्री करेगा? मिनिस्ट्री नहीं करता है, आरबीआई नॉमिनेट करता है, किसके एडवाइस पे? सीजीए के एडवाइस पे, ठीक है, और वो कहाँ लिखा हुआ? मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, जो कि अपेंडिक्स 2 में, ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट आर हैंडल्ड बाय आरबीआई और एनी बैंक, ठीक है, विच नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं वहीं पे, हम लोग इसको आगे देख लेंगे, पर हम लोग अभी खत्म करेंगे 1.2.4। तो यहाँ पे जब आपने देखा तो आपका जो एनी बैंक है ना, उसी को एक्रेडिटेड बैंक कहा जाता है, ठीक है, जो कि नॉमिनेट किया गया है। इसको पढ़ाने के पीछे जो मेरा मेन मकसद था ये बताना कि आप लोग को 2-3 टर्म यहाँ मिलेगा। एक वर्ड मिलेगा एक्रेडिटेड बैंक, एक वर्ड मिलेगा फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक है। पहले हम लोग आते हैं एक्रेडिटेड बैंक। एक्रेडिटेड बैंक का मतलब ही हुआ, ठीक है, अ बैंक नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, एडवाइस किसके? एडवाइस ऑफ सीजीए, सीजीए के एडवाइस पे ये एक्रेडिटेड बैंक है। अब मजेदार बात क्या है कि बैंक तो पूरा बैंक है। मान लीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कैनरा बैंक को नॉमिनेट किया गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा कैनरा बैंक एक्रेडिटेड बैंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एजुकेशन डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, है ना, और मान लीजिए कि इसके नीचे में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जो हर एक राज्य के हर एक राजधानी में है,
बहुत छोटे शहरों में भी है, हर जगह पे कैनरा बैंक किसको ऑपरेट कर रहा है। तो जिस मान लीजिए कि रांची जहाँ पे हम हैं, रांची में आपका कैनरा बैंक का जो हेड ऑफिस होगा उसको कहेंगे फोकल पॉइंट ब्रांच, समझे कि नहीं, फोकल पॉइंट ब्रांच। तो ये कैनरा बैंक रांची हेड ऑफिस HO, ठीक है, ये हेड ऑफिस होगा फोकल पॉइंट ब्रांच। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। एसोसिएटेड बैंक हो गया कैनरा बैंक और उसका फोकल पॉइंट ब्रांच, यानी कि रांची में जो ऑपरेशन होगा वो रांची के हिसाब से होगा, दिल्ली में जो होगा दिल्ली के हिसाब से होगा, पटना में जो होगा पटना के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे यही किया जा रहा है कि जब आप अपने फोकल पॉइंट ब्रांच के अंदर में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे इसके रांची से रांची में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चेक के माध्यम से होगा। और आउट स्टेशन, एक वर्ड है आउट स्टेशन, समझे कि नहीं, आउट स्टेशन पेमेंट, ये आपको कहाँ मिलेगा, आउट स्टेशन पेमेंट इसी चैप्टर के 1.6 में मिलेगा। इसी चैप्टर में आपके 1.6 में कोई पढ़िए जरा, 1.6 आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बार केवल आपको कंफर्मेशन के लिए आपको मिल जाएगा, बैंक ड्राफ्ट मिला हुआ है, ठीक है, उसको जरा पढ़िए कोई भी, 1.6 पढ़िए पढ़िए। Payment by bank draft to outstation pays by pay and accounts offices is permissible in the following types of cases. A. बस All इसका हेडिंग बस cases रुक जाइए, आगे नहीं, बस रुक जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ड्राफ्ट का जो मामला है वो आउट स्टेशन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? आपका 1.2.4 के फर्स्ट पारा में यानी 1.2.4.1 में लिखा हुआ है, ईच पे एंड अकाउंट ऑफिस और DDO ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर authorized to make payment by check will draw only on the particular branch or branches of bank with which it has been authorized to have an account. समझ गए? जहां पे उसको ऑथोराइज किया गया है केवल वहीं पे वो जितना ट्रांजेक्शन करेगा वो सब चेक से करेगा, और जहां पे जिस ब्रांच में उसको ऑथोराइज नहीं किया गया है वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन करेगा वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करेगा, जो कि 1.6 में लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग को 1.6 अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। इसी में लिखा हुआ है आउट स्टेशन पेमेंट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ पारा 1.6। ठीक है ना? चलिए 1.2.4.2 अगला पारा क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। ऑल रिसीट ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल ऑल्सो बी फाइनली अकाउंटेड फॉर इन द बुक ऑफ द कंसर्न पाओ। और 4.3 कहता है द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द CGA मिनिस्ट्री would have to be obtained for creation of or reorganization of a new PAO। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई नया पे एंड अकाउंट ऑफिस ओपन करना होगा आपको CGA का, CGA ना लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ CGA का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको 1.12 में विस्तार से, नहीं सॉरी 1.4 में विस्तार से बतलाया गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल लोड मत लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक आप लोगों को पढ़ना है जो आप लोग समझ गए होंगे। नाउ 1.2.5 द CGA ऑब्लिक एडिशनल CGA और ज्वाइंट CGA S। अब इसका S का क्या मतलब है? डिप्टी CGA S have also been authorized to authenticate all orders and other instruments concerning the CGA organization via Ministry of Home Affairs notification number इतना public dated 27 September 1978 as amended from time to time। ये आपको पूछने वाला नहीं है, आप लोग इसको लेकर के लोड बिल्कुल भी मत लीजिए। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग का एक मोटा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आपका CGA का एक आदमी होता है जिसको फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर मोस्ट प्रोबेबली ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का आदमी होता होगा, और सेक्रेटरी जो होते हैं मोटा मोटी IAS होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेक्रेटरी है, यहाँ पे FA है, तो ये IAS रहे होंगे या रहते हैं निश्चित तौर पे, और ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं ICAS होंगे, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के। ठीक है, इसी तरीके से सेक्रेटरी के सेक्रेटरी के अंडर में ऐसे काम करते हैं, और ऐसे के अंडर में प्रिंसिपल CCA और CA काम करते हैं।
दिस विल बी द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं। आई होप आप लोग भी अच्छा लगा होगा। और जो जो यूट्यूब पे मेरा ये चैनल देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मेरे चैनल का नाम है बीट योर बेस्ट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट बेनिफिटेड। नाउ आई एम ऑन द वर्ज ऑफ having 1000 subscriber. It has not been completed now, but mostly I think it may be completed within 2 or 3 days. So thanks for your cooperation and valuable support. Thank you.